एक दादा पोते का संवाद और एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसने गरीबी से निकलकर बिलियनर्स कैसे बना। ये दो कहानियाँ आज सांझ हो रही है, दिन का अंत होगा। तो आज दिन के अंत में आपको दो कहानियाँ बताएंगे और एक ऐसी हकीकत कहानी बताएंगे जो हमारे साथ घटना घटी। और एक और व्यक्ति था जो आज बहुत अच्छा कर रहा है, हमारी कंपनी ज्वाइन करी उसने, और किन परिस्थितियों में उसने हमें ज्वाइन किया और आज वो किस परिस्थिति में है, ये सच्ची घटना आपके साथ चर्चा में रखेंगे। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। शुरुआत करते हैं दादा पोते के संवाद से। एक पोता जो अपने दादा से मिलने गांव पहुंचा। उसका दादा बहुत सक्सेस था। उसने अपने बेटे को अच्छी जगह पढ़ाया, अच्छा घर बनवा के दिया शहर के अंदर, और उस बच्चे का जो पिताजी था वो अच्छी जगह नौकरी करता था और अच्छी लाइफस्टाइल उनको जीने को मिल रही थी। गर्मियों की छुट्टियां पड़ी, वो अपने दादा से मिलने अपने गांव गया। जब गांव गया तो उस बच्चे ने अपने दादा से पूछा, दादाजी मैं आपकी तरह सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, मुझे आप कैसे सक्सेस हुए? क्योंकि उसको पता था उसका दादा बहुत गरीब परिवार में जन्मा था और एक सफल नौकरी करी उसने, और आज उनका गांव में भी अच्छा घर था, शहर में भी अपने बेटे को अच्छा घर लेके दिया और सारी फैसिलिटीज़ थी। तो उस दादा ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तेरे प्रश्न का जवाब दूंगा। उस बच्चे को लेके वह दादा एक पेड़ वाली दुकान पर गया, नर्सरी जैसे हम बोलते हैं, और वहाँ से उसने एक जैसे दो पेड़ खरीदे। दो पेड़ खरीदने के बाद बच्चे को लेके वापस अपने घर आया। एक पेड़ को उसके दादा ने गमले में लगा दिया जो अंदर रखा हुआ था कमरे के अंदर, और दूसरे जो पेड़ था उसको आंगन में लगा दिया बाहर। तो बच्चे को उसके दादा ने पूछा, बेटा ये बताओ इनमें से ज़्यादा ग्रो कौन सा पेड़ करेगा? तो बच्चे ने कहा, दादा इसमें से तो जो अंदर वाला पेड़ है वो ज़्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि ये सेफ़ है, इसे कोई धूप भी ज़्यादा नहीं लगेगी, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी और सेफ़ भी रहेगा। बाहर वाले पेड़ का तो कोई भरोसा नहीं है, धूप लगेगी, आंधी आएगी, कोई खा भी सकता है, कोई पशु भी खा सकता है। तो ये दोनों जो पेड़ हैं इसमें मेरे हिसाब से तो अंदर वाला ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा, अच्छा सेफ रहेगा। दादा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं बाद में इसका उत्तर दूंगा, बाद में आप ही उत्तर दोगे। बच्चा वहाँ से चला गया, उसकी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई और वो अपना पढ़ाई में लग गया, अपने शहर में रहने लग गया। 2 साल बाद वह बच्चा फिर गांव में लौट करके गया अपने दादाजी से मिलने। तो फिर उसने दादाजी को पूछा, दादाजी आपने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि आपकी तरह मैं कैसे कामयाब हो जाऊंगा। तो दादा ने उसको बाहर वाला पेड़ दिखाया जो 2 साल में बहुत बड़ा हो चुका था, बड़ा मजबूत बन चुका था, बड़ी बड़ी टहनियाँ उसकी बन चुकी थी, विशाल, मतलब 2 साल में जैसे पेड़ बढ़ जाता है वो बड़ा हो चुका था 2 साल में पेड़। कह रहा ये वही पेड़ है जो हमने और आपने इस आंगन में लगाया था। कह रहा हाँ ये तो काफ़ी बड़ा हो गया, काफ़ी मजबूत हो गया। फिर दादा उसको अंदर वाले जो गमले में लगाया था उसके पास लेके गया। वो उतना ही था जितना पहले दिन था, उसमें कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई, थोड़ा बहुत बड़ा होगा। तो वो बच्चा देख करके बहुत चक्कर रह गया कि इसकी तो पूरी सेफ्टी थी और पूरा इसका ध्यान रखा जाता था, ना इसको धूप लगी, ना इसको ताप लगी, ना इसको आंधी ने कुछ किया, ना किसी को खाने का डर था। ये दादाजी क्यों ऐसा रह गया और वो क्यों बढ़ गया? तो दादा ने उसको बताया कि बेटा संघर्ष जो व्यक्ति करेगा या जो भी पेड़ करेगा, कोई भी है जो संघर्ष करेगा, परेशानियां झेलेगा, वो ग्रो करेगा।
उसे अनुभव होगा और वो उन समस्याओं से लड़ करके अपनी ताकत, उसको मजबूत ताकत मिलेगी और वो फिर परेशानियों से, अब कितनी भी आंधी आ जाए, कितनी भी धूप पड़े, इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं, इसको पानी की भी ज़रूरत नहीं है, ये नीचे से पानी लेता है। और ये गमले वाला जो पेड़ है ये आज भी हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम इसको पानी देंगे, हम इसको खाद देंगे, और अब उसको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद पानी लेगा, खुद खाद लेगा, सब कुछ खुद करेगा। तो उस बच्चे के समझ में आई। वैसे ही हमारे जीवन में होता है, हम समस्याओं को देख करके, संघर्ष को देख करके, परेशानियों को देख करके घबरा जाते हैं। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें उनका डट कर मुकाबला करना है और उनके अनुभव से हमारी तरक्की निश्चित है। दूसरी कहानी है एक आरव नाम के बच्चे की, जो उत्तर प्रदेश के एक गांव का था क्या है, ये सच्ची घटना है एक। वो अपने माँ बाप का अकेली औलाद था और बहुत गरीब हालात थे, फटी हुई किताबें, फटे हुए कपड़े, फटे हुए चप्पल, जूते, वो सब वो अपने प्रयोग करता था, क्योंकि गरीबी में ही आदमी ये सब प्रयोग करता है। नहीं तो हर कोई माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे कपड़े पहने, अच्छी किताबें पढ़े, अच्छे स्कूल में पढ़े। वो एक साधारण स्कूल में जाता था, जो सरकारी स्कूल आई थिंक होते हैं। बच्चा पढ़ता रहा, वो 9वीं क्लास में पहुंच गया। जब वो 9वीं में पहुंच गया तो उसकी माँ बीमार हो गई बहुत ज़्यादा, लेकिन उस बच्चे के अंदर एक कुछ कर गुजरने की एक इच्छा थी। वो ये नहीं उस पर था कि हमारे तो पिताजी गरीब हैं, हमारी माँ गरीब है। उसकी माँ भी काम करती थी, मजदूरी करती थी, उसका पिताजी भी मजदूरी करता था। लेकिन 9वीं क्लास में पहुंचने के बाद उसकी माँ बहुत बीमार रहने लग गई। तो उनका पिताजी, माँ का तो काम बंद हो गया और पिताजी जो कमाता था वो उसकी माँ की दवाइयों में लग जाता था। तो एक बार वो अपनी माँ को लेकर के, माँ के साथ एक डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मेरी माँ को ठीक कर दो और ये बीमार हैं। तो डॉक्टर हंसने लग गया, अगर तुम्हारी हालात ऐसी है तो मेरी फीस ही नहीं दे सकते, मैं क्या ठीक कर दूं? और क्यों कर दूं? क्योंकि मुझे तो फीस चाहिए, दवाइयाँ पैसे से आती हैं, मेरी फीस अलग लगती है। तो भाई ले जाओ इसको यहाँ से। और तुम लोगों के उसमें तो सरकारी हॉस्पिटल लिखे हैं, प्राइवेट से तुम कैसे इलाज करा सकते हो? आरव को उस दिन बहुत बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि ठीक है, हम गरीब ज़रूर हैं, लेकिन केवल गरीबी में ही जीना ये मुझे गवारा लगता है, मैं कुछ जीवन में करूँगा। खैर उसकी माँ धीरे धीरे करके ठीक हुई और वो 12वीं तक जैसे तैसे करके पढ़ गया। 12वीं क्लास में उसने सोचा कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, अब मैं कहीं बाहर जाऊँगा। उसने अपने माँ बाप से विदा लिया, 300 रुपये जेब में रखे और वो दिल्ली आ गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन वो स्टेशन पे इधर उधर घूमता रहा, वहीं सोता था, वहीं जो कुछ मिल जाता था थोड़ा बहुत खा पी लेता था। बाकी उसने स्टेशन के सामने एक चाय की दुकान थी, उस पे जाके बात करी कि जी मैं आपकी चाय पे मुझे लगा लीजिए, और पढ़ाई भी वो अपनी करना चाहता था, लेकिन यहाँ पे कोई स्कूल का एडमिशन नहीं था, कोई कुछ नहीं था। तो फिर उसने ये सोचा, क्योंकि दिल्ली के अंदर तो लाखों हजारों लोग आते हैं, बड़े बड़े सपने लेके भी, छोटे छोटे भी, तो लेकिन किसी के पूरे होते हैं, किसी के नहीं होते, कुछ बीच में ही दम तोड़ देते हैं, वापस चले जाते हैं, उसी ज़िंदगी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और कुछ जिद्दी इच्छाएं होती हैं कि मुझे कुछ करना है। तो ये आरव उसी नेचर का था कि मुझे जीवन में कुछ करना है, मैं वापस नहीं जाऊंगा जब तक कामयाब नहीं हो जाऊंगा। तो इस तरीके की सोच थी आरव की। और आरव वहाँ चाय का जो दुकान पर लग गया, तो वो ऑफिसों में चाय देने लग गया, स्टेशन पे चाय देने लग गया, दुकानों पे चाय देने लग गया। तो चाय देने के लिए उस दुकानदार ने, चाय वाले ने उसको रख लिया। उसके बदले उसे खाना देते थे और वहीं पे चाय की टपरी पे ही रात को सोने की जगह भी दे दी, और कुछ पैसे भी फिक्स कर दिए उसके, 50-40 रुपये। तो खैर कोई बात नहीं,
लेकिन वो हर चीज़ को बड़ी गौर से देखता था। तो एक ऑफिस में वो चाय देने जाता था और वहाँ कंप्यूटर का ऑफिस था, तो कंप्यूटर सिखाते थे उसमें। तो आरव जब वहाँ चाय देने जाता था तो उन कंप्यूटर पर हाथ फेरता था, हाथ लगाता था। तो एक दिन उसके मालिक ने देख लिया, उसने बुलाया कि बेटा इधर आओ, आप इनको कंप्यूटर को क्यों छेड़ते हो, क्या है आपका? वो बोला साहब मुझे भी कंप्यूटर सीखना है। तो उस आदमी ने कहा बहुत बढ़िया बात है, कंप्यूटर सीखिए। वो इंस्टीट्यूट था कंप्यूटर सिखाने का। बोला जी मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, आपकी फ़ीस तो बहुत ज़्यादा है। उसने कहा कोई बात नहीं, आप जब शाम को चाय देने आते हो तो 1 घंटे मेरे यहाँ पे फ्री में सीखोगे, कोई पैसा नहीं है आपके लिए, मैं सिखाऊंगा आपको। ऐसे भले लोग भी मिल जाते हैं जब आपके अंदर इच्छा शक्ति मजबूत होती है, क्योंकि वो जो ब्रह्मांड है, वो जो पॉजिटिविटी है, वो भी आपका सहयोग करती है। जब आप खुद कुछ बनना चाहते हैं, खुद की इच्छा प्रबल होती है। तो उस व्यक्ति ने उसको सिखाना शुरू कर दिया, और जब वो सिखाना शुरू कर दिया तो वो कुछ दिन में ही बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज उसको हो गई, क्योंकि उसका तो टारगेट था सीखना। और बहुत से तो अपने बच्चों को एडमिशन दिलाते हैं, भैया तुम कंप्यूटर सीख लो, तो वो तो माँ बाप के दबाव में आते हैं और चले जाते हैं, वो तो बस टाइम पास करते हैं। लेकिन उसको तो टाइम पास नहीं करना था, उसको तो गहराई में जाना था, उससे कुछ करना था, जीवन में कुछ करना चाहता। बहुत जल्द वो 2-3 महीने में ही कंप्यूटर का बेसिक सीख गया। फिर उसने कहा साहब मुझे एक कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारे बहुत से लैपटॉप कंप्यूटर पड़े हैं, उनमें से जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो ले लो। उसने वहीं से एक लैपटॉप लिया, उसको जैसे तैसे थोड़ा बहुत जो भी पैसा कमाता था उससे उसको ठीक करा लिया। ठीक करा करके और वो यूट्यूब पे देखने लग गया, फ्री में यूट्यूब की जो वो है उससे डिजिटल मार्केटिंग, और क्योंकि अब तो कंप्यूटर तो उस पर चलाना आ ही गया था, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ और वेबसाइट डेवलपमेंट, कोडिंग, वो सब वो यूट्यूब पे देख देख के सीखता रहा। जब भी रात को उसे सोने से पहले वो 2-3-4 घंटे खूब सीखता था। करते करते वो एक कंप्यूटर रखने लग गया और अपना काम भी करने लग गया, सीख भी गया। तो एक चाय वाले की दुकान से आगे एक मिठाई की दुकान थी, तो उसने जाके उस मिठाई वाले को बोला जी मैं आपकी एक वेबसाइट बना दूंगा, तो आप मुझे कुछ पैसे दे देना। तो मिठाई वाले ने कहा कोई बात नहीं, आप बनाओ, मैं आपको 5,000 रुपये दे दूँगा। बोले ठीक है। उसने 2-3 रात जग के 2-3 रात में उसकी बहुत बढ़िया वाली वेबसाइट बना के दे दी। तो दुकानदार भी बहुत चक्का रह गया, यार इतनी अच्छी वेबसाइट तो 20-20, 30-30 हज़ार रुपये में बनती है, इस बच्चे ने तो 5,000 में ही बना दी। तो उसने उसको 10,000 रुपये दे दिए, 5,000 रुपये और खुश होकर दे दिए कि भैया बहुत बढ़िया वेबसाइट तूने बनाई है। ऐसे आरव को लगा कि अब ये वेबसाइट से तो मुझे अच्छी कमाई हो जाएगी। तो फिर उसने क्या किया कि वेबसाइट और एसईओ करने लग गया, डिजिटल मार्केटिंग से ऐड वगैरह और वो सब काम करने लग गया। धीरे धीरे करके उसने एक किराए पे एक ऑफिस ले लिया, उसमें 2-3 लड़के रख लिए और अपना वेबसाइट बनाने का काम शुरू कर दिया। करते करते वो धीरे धीरे करके कई लोगों ने उसके पैसे भी मारे, ये परेशानियां भी आती रही, लेकिन वो रुका नहीं। करते कुराते आज अगर हम बात करें तो आरव का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट भी है, वो एमएनसी कंपनियों के लिए काम करता है, दिल्ली के अंदर उसका ऑफिस सेटअप है। और फिर वो जब कुछ ठीक ठाक हो गया, गाड़ी गुड़ी ले ली, घर ले लिया, मकान ले लिया, फिर वो अपने गांव गया। तो गांव जा कर के उसने देखा तो पूरा गांव बहुत चक्का रह गया, क्योंकि वहाँ पे तो ज़मींदार भी थे, बड़े बड़े लोग भी थे जो जिनके पास सब सुविधाएं थी। उनके बच्चे तो आज भी वहीं गांव में ही काम कर रहे थे। लेकिन आरव एक बहुत बड़ी गाड़ी के अंदर गया और उसने वहाँ गांव में देखा और अपनी तरफ से पूरे गांव के बच्चों के लिए एक कंप्यूटर लैब लगा दी फ्री में, और कि मेरी तरफ से गांव का हर बच्चा कंप्यूटर सीखे। क्योंकि उसने जब लोगों ने उससे पूछा कि भैया तेरे पास एकदम से इतना पैसा ये सब कहाँ से आ गया, तो लोगों को तो नहीं समझा पाता आदमी कि मैंने किससे दिन रात मेहनत करके और ये सब इकट्ठा किया है। लोग तो उसको चमत्कार समझने लगे।
कई लोग कहने लगे कि अरे ये तो किसी को लूट के लाया है वगैरह वगैरह। लोगों के अपने कंसेप्ट होते हैं जिनसे खुद कुछ नहीं होता, वो दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ऐसे कैसे हो जाएगा, हमसे तो नहीं कमा, हमारे बच्चों से नहीं कमा, ये ऐसे गरीब घर का बच्चा है, ये कैसे कमा सकता है। लेकिन आरव की जो मेहनत थी उसने उसको वहाँ तक पहुँचाया। उसने गांव के हर बच्चे के लिए वहाँ पे कंप्यूटर लैब खोली और सबके लिए फ्री में सुविधाएं की, काफ़ी कंप्यूटर लगाए। और आरव ने सब गांव वालों को कहा कि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे तरह किसी को इतनी संघर्ष और परेशानी झेलनी पड़े, तो कम से कम मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपने गांव के बच्चों के लिए कुछ करूं। उसके माँ बाप भी बड़े खुश हुए और आज आरव की बहुत बड़ी कंपनी है दिल्ली के अंदर और वो विदेशों की MNC कंपनियों के सॉफ्टवेयर बनाता है, अपने कंप्यूटर बनाता है, अपनी ये डेवलपर है। और हमने भी एक बार उससे अपनी वेबसाइट बनवाई थी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि तब उस वेबसाइट को बनाते वक्त और तब उससे मुलाकात हुई और उसने अपनी कहानी हमें बताई। आज उसका बहुत बड़ा एम्पायर है, बहुत बड़ा काम है। तो आप की अगर इच्छा प्रबल है तो ये गरीबी में पैदा होना ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन गरीब मरना ये हमारे हाथ में है। हम सपने देख सकते हैं, हम बदल सकते हैं अपने आप को। और जो लोग किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं, जो कर्म को प्रधानता नहीं देते, वो परमात्मा के ऊपर डालते रहते हैं, अरे परमात्मा ने तो हमारे पता नहीं, कई शब्द ऐसे भी हैं कि जो पता न काहे के बातें हमारी किस्मत लिख दी है। तो किस्मत भाग्य वो लोग डालते हैं उन बातों पे, किस्मत में और भाग्य में, जो लोग संघर्ष से डरते हैं, जो लोग कुछ करने से डरते हैं, जो लोग बड़ा सोचने से डरते हैं। एक मैं आपको अपनी साथ हुई एक घटना बताता हूँ। एक जब हम अपना बिजनेस करते थे फरीदाबाद के अंदर, उसका एक ब्रांड था, नाम था बंजारा केटरिंग एंड इवेंट्स नाम की कंपनी थी हमारी। और हमारी कंपनी को पूरा फरीदाबाद, बहुत ज़्यादा उसकी एडवर्टाइजमेंट थी और बहुत ज़्यादा काम था। तो एक लड़का था जो इस समय जिसकी कंपनी का नाम है बालाजी इवेंट्स एंड केटरर्स। वो लड़का किसी यूपी का था, यूपी में कोई गांव मुझे याद नहीं आ रहा, कोई शहर है वहाँ का था। वो पढ़ा लिखा था और वो अपने गांव के ही किसी आदमी के साथ में लोन कराता था वो आदमी, और उसके पास काम करता था। ग्रीन फील्ड में रहते थे। एक दिन उसने मेरा नंबर देखा और मेरी कंपनी का नाम, क्योंकि हमारी एडवर्टाइजमेंट थी हर जगह, उसका मेरे पास फ़ोन आया कि जी साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो मेरे पास उस समय सफिशेंट स्टाफ था, मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसने कहा जी मैं मिलना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, आप आ जाइए, मिलिए। वो आया मेरे पास और उसने कहा कि साहब मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा जी आप कहाँ से हो? तो वो यूपी में कोई जगह है, बड़ी मशहूर सी जगह है, मुझे याद नहीं आ रही, वहाँ का था। तो उसने कहा जी मैं ग्रीन फील्ड में रहता हूँ और फलाने आदमी के पास में काम करता हूँ और लोन के काम करते हैं हम। तो मैंने कहा हमारे यहाँ तो आप क्या कर सकते हैं? बोले जी मैं मार्केटिंग कर लूँगा। तो मार्केटिंग की मेरी टीम रहती थी और मार्केटिंग में मैं हमेशा अनलिमिटेड लोग रखता था, कितने भी लोग आ जाओ, मार्केटिंग मेरी हर समय चलती रहती थी। तो वो मेरे पास आ गया। तो मैंने कहा मैं पैसे तो ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा आपको, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। उसने कहा जो मर्जी दे देना। मैंने कहा रहोगे कहाँ? बोले जी ऑफिस में ही रह लूँगा। अरे मैंने कहा यार ये तो मेरी तरह ही क्रेज़ी है। मैंने कहा तो आपका शादी हो गई? कह रहे हाँ जी। बच्चे हो गए? हाँ जी हो गए। तो फिर आप घर को छोड़ करके और यहाँ कैसे, क्या है? मैंने उनकी स्टोरी जाननी चाहिए। उसने बताया जी कि मेरी बहुत अच्छी दुकान चलती थी अपने टेलीविज़न और रिपेयरिंग की, और नए टेलीविज़न पुराने टेलीविज़न में सब बेचता था, मेरी दुकान थी। तो मैंने कहा अच्छा फिर क्या हुआ? उसने कहा जी एक रात उसमें आग लग गई दुकान में।
आग लग गई। मेरी पहले बेटी हुई थी, फिर मेरा बेटा था मेरी घरवाली के पेट में। वो एक बहन भाई थे। बड़ी बहन थी, वो सरकारी टीचर थी, उसकी शादी हो चुकी थी, इसकी भी शादी हो चुकी थी। पिताजी प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करते थे, प्रिंसिपल थे जो प्राइवेट स्कूल है। और माताजी हाउसवाइफ थी। उनकी घरवाली भी पढ़ी लिखी थी, लेकिन वो भी घर ही रहती थी। अब बच्चा उसके पेट में है और घर में टेंशन हो गई। कैसे? पिताजी ने कहा कि अब तू तो बर्बाद हो गया, सारा कुछ वो हो गया। हो जाती है, घर वालों की भी बात कुछ हो गई, तो वो घर छोड़ करके अपना, उसका एक मित्र था जो यहाँ काम करता था, उसके पास आ गया। वो मित्र थोड़ा सा लापरवाह था, इसी पे सारा काम कराता था और इसको बेनिफिट नहीं देता था। तो वो उससे भी तंग आ गया। उसने कहा जी मैं आपका बड़ा नाम सुना है और आपका बहुत तगड़ा काम है, तो मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मैंने कहा करिए, कोई दिक्कत नहीं। ऑफिस में ही रहता था रात को, जो हमारा ऑफिस था 10 सेक्टर के अंदर, 10 और 11 के डिवाइडिंग रोड पे हमारा ऑफिस था। और वहाँ टॉयलेट भी नहीं था। टॉयलेट भी वो फिर जो सरकारी होते हैं उसमें जाना पड़ता था, क्योंकि वो ऑफिसेज में कोई टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी। कहने का मेरा मतलब है वो वहाँ रहा। फिर उसने डेडिकेशन के साथ दिन रात काम किया। दिन रात काम किया तो एक समय ऐसा आ गया कि मैंने सबसे ऊपर उसको मैनेजर बना दिया। विद इन ईयर सारा उसके हाथ में दे दिया, पूरा कंट्रोल पूरी कंपनी का। सबके ऊपर वो, उसको गाड़ी दे दी अलग से, एक स्पेशल गाड़ी दे दी। गाड़ी से आओगे, गाड़ी से जाओगे। और उसको अलग से एक मकान किराए पे लेके दे दिया सिही गांव में। उसको कहा, उसका बच्चा भी हो गया, बेटा हो गया था वहाँ गांव में, और बीच में उसको 1-2 बार गांव भी भेजा। और फिर उसको बोला कि अपनी पत्नी और अपने बच्चों को यहीं ले आओ, यहीं पढ़ाओ। उनकी पढ़ाई का, लिखाई का, आपके घर के जो किराया है उसका खर्चा मैं दूंगा, तनख्वाह आपकी अलग। उसकी तनख्वाह भी हमने डबल कर दी, क्योंकि जब आदमी आपको कमा करके दे रहा है, आपको दिन रात मेहनत कर रहा है डेडिकेशन के साथ। खैर वो चलता रहा सब, और सब कुछ अच्छा हो गया। फिर हमने अपनी केटरिंग छोड़ दी सारा। उस बच्चे ने, बच्चा क्या जी, हमसे कोई 2 साल छोटा होगा। आज वो, उसकी अपनी कंपनी है बालाजी टिक्की, BTW के नाम से। और उसके पास कई बैंक्वेट हॉल हैं। अपना यहाँ पे बंगलो ले लिया उसने नहर पार, और अपनी दुकानें भी ले ली, और बहुत बड़ा काम है उसका NCR के अंदर। तो उसकी जिद थी, और आज वो हमें मतलब आप समझ सकते हैं, हमारी बहुत इज्जत करता है। और हमें जब भी कोई खाने की बात होती है, जैसे हमारी बेटी की शादी थी, तो उसने एक पैसा नहीं लिया और पूरा खाना उसने दिया था। जब हम इलेक्शन लड़े थे तो उसके बैंक्वेट हॉल में ही हमारा नॉमिनेशन का वो कार्यक्रम हुआ, और उसने उसमें पूरा खाना, रहना, हमारी यात्राएं हुई, तो वो हमारे लीफलेट्स वगैरह, मतलब हर समय हमारे लिए वो तैयार खड़ा रहता है। और मेरे को बीच बीच में पूछता रहता है, भाई साहब मैं क्या कर सकता हूँ, अब तो महाराज जी मुझे भी कोई काम बताते रहो, मेरे को भी कोई आप आदेश करते रहो। तो ऐसे हमारे साथ कई लोगों को, एक लड़का बिहार से था, वो भी आज बहुत अच्छा कर रहा है, वो भी मेरे पास ऐसे ही आया था। एक लड़का राजस्थान से था, वो भी मेरे यहाँ मैनेजर रहा, और उसने भी बड़ा लंबा सफ़र मेरे साथ काम किया। तो आज मैं अगर बात करूं तो 20 लड़के हैं, 20 लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं NCR के अंदर, और सबकी अपनी अपनी कंपनियां हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं, और सब मेरे लिए आधी रात खड़े रहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि मैंने उनको उंगली पकड़ करके, आज वो मास्टर हैं। आज उनके किसी के 2 बैंक्वेट हॉल हैं, किसी के 3 बैंक्वेट हॉल हैं, सबके अच्छे घर हैं फरीदाबाद के अंदर। अब फरीदाबाद के अंदर घर रखना, करोड़ों रुपए के घर हैं। तो घर हैं, ऑफिस हैं, एसेट बने हुए हैं सबके। तो ये होता है, ये जो राजन, उसका नाम है राजन ठाकुर है, एक महेंद्र ठाकुर है राजस्थान का, एक आपका छोटू हम उसको बोलते थे, जो हमारे प्रोडक्शन को
जो हमारे किचन को संभालता था, वो है। मतलब ये लोग वो हैं कि जिन्होंने डेडिकेशन के साथ काम किया, जिन्होंने कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी जिनके अंदर, आज वो सब खुश हैं। सबके बच्चे बड़े हो गए हैं, सब अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, उनकी पत्नियां हैं वो अच्छा उनका सहयोग करती हैं काम के अंदर। ये भी एक हमने क्रैक किया था। ये हमारी जो महामंडलेश्वर जी हैं वो हमारे साथ काम करती थी, हमारी कंपनी को संभालती थी। तो आज उनकी पत्नियां भी, उन्होंने मेरे से ये भी सीखा कि दोनों मिल करके हम लोग अपना काम, क्योंकि अपने काम के लिए कोई ड्यूटी नहीं होती, कोई टाइम नहीं होता, आपको ख़राब भी होगी कोई बात तो आप संभाल सकते हैं। बाहर की कंपनी में तो आपको बहुत से, और आज उनकी बीवियां बहुत अच्छा उनका सहयोग कर रही हैं और वो परिवार बड़े फल फूल रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है। तो कहने का मेरा मतलब ये हो गया कि अगर आप संघर्ष से डरोगे, आप अगर जिद नहीं करोगे, जिद्दी इच्छा जिसको मैं कहता हूँ, क्योंकि ढर्रे पे जो लोग चल रहे हैं, ढर्रा तो ठीक है, एक परंपरा बनी हुई है। बहुत से लोग सरकारी, मेरे साथ वाले मेरे बहुत से क्लासमेट हैं, क्लास फेलो हैं, वो आज भी सरकारी नौकरियां कर रहे हैं और होटलों में नौकरियां कर रहे हैं। मैंने बिजनेस भी कर लिया और अब संतगिरी में भी मुझे 15 साल हो गए हैं। तो आप जब तक रिस्क नहीं लोगे, जब तक आप कुछ नया नहीं करोगे, जबकि मुझे बड़ी हर्डल्स आए थे जब मैंने नौकरी छोड़ी थी, तो मेरे को जो मेरे अपने वेल विशर थे, मेरे अपने रिलेटिव थे, मेरे अपने नियर डियर थे, सब कहने लगे अरे तू बेवकूफ़ है, इतनी बढ़िया नौकरी, उस नौकरी को लोग तरसते हैं उसे प्राप्त करने के लिए। मैंने उनको एक ही बात कही कि नौकरी मैंने प्राप्त करी थी और मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसका देख लिया जो भी कुछ है। फिर मैं बिज़नेस में आया, अरे तुम्हें क्या पता बिज़नेस कैसे होता है, और अनुभव लेते लेते हम एक अच्छे बिजनेसमैन बने। वैसे ही जब हम संत बने थे तो हमें कुछ भी नहीं पता था संतगिरी के बारे में, धीरे धीरे करके हमने अनुभव लिया और संत बने। लेकिन हम बने हमेशा तब, पहले हमने रिज़ाइन किया, नौकरी से पहले रिज़ाइन किया, ऐसे कभी नहीं किया। एक हमारे मित्र हैं पोसवाल जी, वो आज तक बिज़नेस नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने नौकरी के साथ बिज़नेस किया और बिज़नेस ऐसे सक्सेस होता नहीं, तो वो फिर वापस नौकरी पे चले गए। आज वो नौकरी कर रहे हैं। अब उनका बेटा अच्छा काम कर रहा है, वो यूट्यूबर है और वो बेटे के साथ में अब अपनी उनकी शॉप्स वगैरह हैं और वो है, तो वो अब बेटे के साथ है। कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको नया कपड़ा पहनना है तो पुराना कपड़ा आपको छोड़ना पड़ेगा। पुराने को जब उतारोगे तभी आप नया धारण कर सकते हो। तो रिस्क लेने से डरे ना, क्योंकि जिन्होंने रिस्क लिया है उन्होंने ही इश्क किया है। इसका मेरा मतलब है, इश्क से मेरा संबंध दोनों तरीके से है। प्यार वही कर सकता है, रिस्क वही ले सकता है जो इश्क करना जानता है, चाहे वो अपने कैरियर से, चाहे वो बदलाव से, चाहे वो अपनी इच्छा से, और चाहे अपने पार्टनर से। एक समय था कि जब अरेंज मैरिज का टाइम था, जब हमारी शादियां होती थी और रेयर लोग थे जो लव मैरिज करते थे। लेकिन उस समय भी था, हमसे पहले भी था, हीर रांझा भी हुए, सोनी महिवाल भी हुए, जिनकी कहानी आपने भी पढ़ी है, सुनी है। तो प्रेम, इश्क, रिस्क, ये सब एक दूसरे के पूरक शब्द हैं। तो आप अगर कुछ नया करना चाहते हो तो परंपराएं तो आपको परेशान करेंगी, परंपराएं डेफिनेटली आपको परेशान करेंगी, और उन परंपराओं से आपको पीछे नहीं हटना है। क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे तो आप अनुभव मिलेगा, आपको समस्याएं आएंगी तो उनके समाधान भी आप ढूंढोगे। तो चलिए खैर, ये मैंने 2-3 बातें आपको आज बताई और मेरी कोशिश रहती है कि आप इन बातों से कुछ ना कुछ अपने जीवन में सीखें। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं आपका मित्र हूँ। मैं बार बार कहता हूँ, मेरी आप माने ना माने इससे भी मुझे कोई ज़्यादा परवाह नहीं है। मेरी जो बातें मेरे साथ मेरे जीवन में जो घटी हैं, जो घटती हैं, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और कुछ 1-2 जो छोटी छोटी कहानी है
वो भी मैं आपको बताता हूँ, जिनके अंदर कुछ ना कुछ हो सकता है मोटिवेशन हो। मैंने 10,000 पन्ने लिखे। क्यों लिखे? क्योंकि मैं कोई राइटर भी नहीं था, लेकिन मेरा अपना अनुभव हुआ, मुझे लगा कि ये लिखना चाहिए। जो मैंने सीखा है, जो मेरा अनुभव है, जो मैंने खोज की है, वो कम से कम पब्लिक को मैं कुछ दे के जाऊँ, इसलिए मैंने लिखा। और जो मेरी खोज थी, जैसे मैंने कहा आपको कि मैं महात्मा क्यों बना, इतना बड़ा बिजनेस का एम्पायर क्यों एक रात में मैंने छोड़ दिया, बंद कर दिया, और क्या वो प्रश्न था, वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसकी मैं खोज में निकला। और वो आज मेरे जो मैंने दर्शन लिखा है, उसके माध्यम से मैं उसको कहीं ना कहीं पूर्ण कर पा रहा हूँ, ऐसा मुझे अंदाज़ा है, लग रहा है। और हो सकता है आप भी उससे एक दिन कनेक्ट करें और कहें हाँ जी ये चीज़ ठीक है। एक प्रश्न था कि मैं कौन हूँ, उस प्रश्न को लेकर के हम इस लाइन में आए, और उसका अल्टीमेटली मैंने बहुत लोगों के पास गया, बहुत से सीखा, पूछा, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाया। आज मैं कुछ हद तक मैं तो सेटिस्फाई हो गया हूँ, आपको भी मैं उस बात पे सेटिस्फाई करूँगा। एक दिन उसकी पूरी कहानी आपके साथ शेयर करूँगा। चलिए, आप आज विदा लेते हैं। कल एक छोटी सी कहानी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।